जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात करेंगे भारत के इतिहास में कुषाण वंश। टॉपिक रहेगा आज का कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी। इसमें आपका जो सबसे महान और प्रतापी शासक था कनिष्क, महत्वपूर्ण शासक था। प्रश्न परीक्षाओं में इससे बनते हैं और पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कुषाण वंश। और इसका सबसे महान और प्रतापी शासक कनिष्क था, जो कि भारत के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ पॉइंट इसके एग्जाम पॉइंट से संबंधित हैं। इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है कुषाण डायनेस्टी और कनिष्क के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। और जो लोग भी इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो देखें, नोट्स तैयार करते रहें। और मेरी प्राचीन भारत का इतिहास नाम की पुस्तक पब्लिश हो गई है, वो आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले स्टोर, गूगल बुक्स पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पर क्लिक करके बुक्स लें और पढ़ें, अपने सुझाव दें। तो आइए बात करेंगे कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी। इसमें पहले तो कुषाण कहाँ से आए, कौन थे, इसके बारे में समझेंगे। सेकेंड पॉइंट, कुषाण वंश में कितने शासक हुए, इनके बारे में समझेंगे। और तीसरा पॉइंट, कुषाण वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक कनिष्क, कनिष्क के बारे में चर्चा करेंगे। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपका लगभग सभी एग्जाम, एसएससी का हो, रेलवे का हो, स्टेट पीसीएस का हो या फिर आईएएस का एग्जाम हो, तो पॉइंट पूछा जाता है। और आपने भी नोटिस किया होगा एग्जाम उस क्वेश्चन को, सिल्क मार्ग, सिल्क मार्ग जो है वो इस कुषाण से संबंधित है। किसने क्या खोज की, किसने सिल्क मार्ग बनाया, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो आइए बात करें पहले कुषाण कौन थे, कहां से आए। कुषाण जो थे ये मध्य एशिया के पश्चिमी क्षेत्र के, मध्य एशिया के, समझिए मध्य एशिया, एशिया महाद्वीप है, उस एशिया महाद्वीप के मध्य एशिया, मध्य एशिया का मतलब आ गया आपका चीन के आसपास का क्षेत्र। तो चीन के आसपास मध्य एशिया के पश्चिमी क्षेत्र, चीन के यूची जनजाति, चीन में एक यूची जनजाति नाम का कबीला था, उस कबीले से थे कुषाण। किस कबीले से थे? यूची जनजाति नाम के कबीले से कुषाण थे। चीन में एक कबीला रहा करता था, यूची जनजाति नाम का, एक यूची जनजाति का एक कबीला रहा करता था। इस कबीले के साथ चीन में एक और कबीला था, हिंगनू नाम का कबीला था। ये देखिए, चीन में हिंगनू नाम का एक कबीला था। इस हिंगनू नाम के कबीले ने 165 ईसा पूर्व में इस यूची जनजाति के कबीले पर आक्रमण किया और इस यूची जनजाति के कबीले के नेता की हत्या कर दी। जब नेता की, यूची जनजाति के कबीले के नेता की, सरदार की हत्या हो जाती है, फिर ये हिंगनू नाम का जो कबीला था वो यूची जनजाति कबीले को पश्चिमी क्षेत्र से खदेड़ देता है, भगा देता है वहां से कि अब भाग जाओ, अब यहाँ पर मैं, हमारा अधिकार हो गया। तो यहाँ से इसको भगा देते, खदेड़ देते हैं। तो जब पश्चिमी क्षेत्र को छोड़ के यूची जनजाति के जो कबीले लोग जो हैं, बचे हुए लोग जो यूची जनजाति से भगा दिए, वहां से पश्चिमी क्षेत्र से भगा दिया जाता है, इनको खदेड़ा जाता है। तो वहां से भागकर वहां पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर ये दो, जब इधर की ओर दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक भाग चला जाता है तिब्बत की ओर, दूसरा भाग आता है, कुछ लोग पश्चिम की ओर आते हैं, मतलब अफगानिस्तान की तरफ। तो दो भागों में, दो हिस्सों में बढ़ जाता है। कुछ लोग यूची जनजाति के, कुछ लोग बचे हुए लोग तिब्बत की ओर चले जाते हैं और कुछ लोग अफगानिस्तान की तरफ, पश्चिमी क्षेत्र की तरफ, अर्थात अफगानिस्तान की तरफ भारत में प्रवेश करते हैं, अफगानिस्तान की तरफ। और यूची जनजाति जो है वो एक खाना बदोश जनजाति है, खाना बदोश जनजाति है ये। जैसे देखोगे आज यहाँ डेरा, कल वहां डेरा, तो इस तरह के इसको बोलते हैं खाना बदोश। कोई इनका मतलब पक्का नहीं रहता कि ये इनका निवास स्थान है, ये इधर उधर बदलते रहे, अपना निवास स्थान को बदलते रहते हैं। इनको खाना बदोश जनजाति बोलते हैं। डेरा, कहीं आज यहाँ डेरा, कल वहां डेरा, वहां डेरा, तो इस तरह के लोगों को खाना बदोश जनजाति में आते हैं। तो ये पश्चिम क्षेत्र में दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक भाग तिब्बत की ओर चला जाता है, कुछ यूची जनजाति के लोग पश्चिम की ओर आते हैं। तो ये थे आपके कुषाण। अब जब पश्चिम की ओर आते हैं तो अफगानिस्तान में प्रवेश करते हैं, और अफगानिस्तान में कुषाण से पहले कई और विदेशी, क्या कहते हैं, लोगों ने, शासकों ने आक्रमण किया और अपना आधिपत्य जमाया भाई, जैसे बैक्टीरिया, शक, पहलो, पार्थिव, इनमें इन्होंने भी आके भारत में इनसे पहले, कुषाण से पहले आक्रमण किया, कुछ अपने आधिपत्य में क्षेत्र को लिया, अधिकार किया। तो जब ये कुछ लोग जो पश्चिम की ओर आते हैं, अर्थात अफगानिस्तान की तरफ आते हैं, तो इनका सामना बैक्टीरिया, शक और पार्थिव से होता है। अब इनका सामना जब ये पश्चिम की ओर आते हैं,
इनका सामना बैक्टीरिया, शक और पार्थिव से होता, तो संभावी इनका क्या कहते हैं, इनसे युद्ध होना है। बैक्टीरिया, शक और पार्थिव से इनका सामना होता है, इनसे युद्ध होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। और इनको ये जो कुछ लोग जो पश्चिम की और यूची जनजाति के लोग आते हैं, वो बैक्टीरियाई, शक और पार्थिव को फिर पराजित करते हैं और अफगानिस्तान की काबुल घाट से होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार करके गांधार प्रदेश पर अधिकार कर लेते हैं। तो ये थे आपके कुषाण वंश। यहाँ से भी कुषाण, इन्होंने एक वंश नाम दे दिया कुषाण वंश। तो कुषाण कहाँ से थे, कौन थे, यूची जनजाति से थे। कहाँ से थे, चीन के यूची जनजाति कबीले से थे। तो ये कुषाण हो गए। अब यहाँ पे तो बात करेंगे, अभी इस पॉइंट को नोटिस कीजिए, गांधार प्रदेश पे अधिकार हो जाता है। अब यहाँ पे शासक आता, कोई अधिकार भाई, जो कुछ लोग पश्चिम क्षेत्र की ओर जो आते हैं, जो अफगानिस्तान में प्रवेश करते हैं और बैक्टीरिया, शक और पार्थिव का सामना करते हैं, तो इनका कोई नेता होगा, कोई लीडर होगा। तो पहले अब लीडर से इनका मतलब शासक होगा कोई, तो उससे पहले आप शासक समझिए। देखो शासक, कुजुल, पहला शासक कुजुल कड़फिसेस, जिसको कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। दूसरा कड़फिसेस द्वितीय या विम कड़फिसेस। किसी पुस्तक में कड़फिसेस द्वितीय मिलेगा, किसी पुस्तक में विम कड़फिसेस मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने दोनों नाम रखे। विम कड़फिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तीसरा कनिष्क बताया, जो कुषाण वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक कौन, कनिष्क। प्रथम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें अभी कनिष्क और हुए हैं, इसलिए अब ये प्रथम। भाई पहले तो नहीं मालूम था, पहले तो कोई कनिष्क नहीं था, इसलिए कनिष्क। इसके बाद जब आगे कनिष्क और होंगे तो फिर ये प्रथम हो जाएगा। तो कनिष्क, फिर वशिष्ठ, हुविक्स, कनिष्क द्वितीय। देखो कनिष्क फिर हुआ, तो ये हो गया कनिष्क प्रथम, ये हो गया कनिष्क द्वितीय। वासुदेव प्रथम, कनिष्क तृतीय और वासुदेव द्वितीय। ये वासुदेव द्वितीय अंतिम शासक था। कुषाण वंश का खात्मा ईरान का शशानी वंश था, उसने कुषाण वंश को खत्म किया था वासुदेव द्वितीय की हत्या करके। कुषाण वंश का पूरा खात्मा किया था किसने, ईरान का शशानी वंश। शशानी वंश की शक्तियों ने, शासकों ने वासुदेव द्वितीय, कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय को हत्या की, उसका कत्ल किया और कुषाण सत्ता उखाड़ फेंका। तो ये थे शासक। अब बात करते हैं, देखिए जो कुछ लोग, जो यूची जनजाति के लोग जो पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे, उनका नेतृत्व कुजुल कड़फिसेस कर रहा था। कुजुल कड़फिसेस के नेतृत्व में इनका सामना बैक्टीरिया, शक और पार्थिव से होता है और इनको ये पराजित करता है। और पराजित करने के बाद कुषाण अफगानिस्तान में काबुल घाटी से होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार करके गांधार प्रदेश पे अधिकार करते हैं और कुजुल कड़फिसेस को कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। कुषाण वंश का जब संस्थापक कुजुल कड़फिसेस हो जाता है, तो ये फिर रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के, ताम्र सिक्के चलाता है, ढलवाता है और महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि जब भाई इसने बैक्टीरिया, शक, पार्थिव को पराजित किया, अफगानिस्तान में प्रवेश करके हिंदू कुश पर्वत को पार करके गांधार क्षेत्र पर अधिकार किया, फिर इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तांबे के सिक्के चलवाए, ताम्र सिक्के ढलवाए इसने। किसके सिक्कों की नकल करके? रोमन सिक्कों की नकल करके। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद अगला शासक विम कड़फिसेस होता है। कुषाण वंश का वास्तविक शासक विम कड़फिसेस को माना जाता है। इस समय कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर पेशावर होती है, दूसरी राजधानी मथुरा होती है। इस मथुरा को राजधानी कनिष्क बनाता है। पहले इस समय तक राजधानी कौन होती है? कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर पेशावर होती है, जो कि पाकिस्तान में। दूसरी राजधानी मथुरा होती है, मथुरा को राजधानी कनिष्क बनाता है। कनिष्क जब पढ़ेंगे वहां पे मैं डिस्कस करता। लेकिन राजधानी बात आई तो राजधानी समझिए, पहली राजधानी पुरुषपुर पेशावर, दूसरी राजधानी मथुरा। बात कर रहे थे विम कड़फिसेस। विम कड़फिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और चीनी ग्रंथ हाउ हान सू से पता चलता है कि विम कड़फिसेस ने तिएनचू पर विजय प्राप्त की। तिएनचू पर विजय प्राप्त की। तिएनचू की जो तुलना है वो सिंधु घाटी के आसपास के सिंचित क्षेत्र से की जाती है। माना जाता है कि जो तिएनचू का जो क्षेत्र है वो सिंधु नदी के आसपास का सिंचित क्षेत्र है, पंजाब तक का क्षेत्र तिएनचू में आता है। इसके बाद विम कड़फिसेस ने स्वर्ण सिक्के चलवाए और सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाने वाला कुषाण वंश का शासक था विम कड़फिसेस।
इसने स्वर्ण सिक्के चलवाए। स्वर्ण सिक्कों में, इसके स्वर्ण सिक्कों पे यूनानी लिपि और खरोष्टी लिपि दोनों लिपियों का उदाहरण मिलता है। किसके सिक्कों पे? दोनों यूनानी लिपि, खरोष्टी लिपि का उदाहरण मिलता है कुषाण वंश के शासक भीम कार्डफिसेस के सिक्कों पर। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? बात हो रही सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? तो भीम कार्डफिसेस ने। एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा, बहुत पूछा गया। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने प्रचलित की? भीम कार्डफिसेस ने। और सर्वाधिक सोने की मुद्रा किसने चलाई थी? कनिष्क ने चलाई। सर्वाधिक की बात होगी तो कनिष्क ने, और सर्वप्रथम किसने चलाई? तो भीम कार्डफिसेस ने। और जो कनिष्क ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से कनिष्क कुषाण वंश की स्वर्ण मुद्रा सर्वोत्तम और शुद्ध कोटि की बताई गई है, उत्तम कोटि की बताई गई है। इसके बाद भीम कार्डफिसेस स्वमतानुयायी था। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति चित्र अंकित होते थे। भीम कार्डफिसेस स्वमतानुयायी था। देखिए चीन से आए, चीन की जनजाति थी, चीन से होकर आए, भारत में जैसे आए इन्होंने भारत का धर्म, हिंदू धर्म स्वीकार किया, स्वमत, और अपने सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति अंकित करवाई, चित्र अंकित करवाया, और महेश्वर की उपाधि भी ग्रहण की, महेश्वर की उपाधि भी ग्रहण की। इसके बाद एग्जाम पॉइंट से इसने, भीम कार्डफिसेस ने तक्षशिला और पंजाब क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाया। तक्षशिला पर, भाई गंधार क्षेत्र पर तो अधिकार हो ही गया, तो तक्षशिला इनका हो गया। पंजाब तक का क्षेत्र इसने कब्जा कर लिया। इसके बाद इसके समय, भीम कार्डफिसेस के समय भारत और रोम के बीच जो व्यापारिक संबंध बहुत फला फूला। किसके समय में? पॉइंट पूछा गया, एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा कि कुषाण वंश का शासक भीम कार्डफिसेस के समय भारत और रोम के बीच जो व्यापारिक संबंध था वो बहुत विकसित और फला फूला, समझिए। इसके बाद अगला शासक होता है कनिष्क, जो कुषाण वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक माना जाता है। कुषाण वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक था कौन? कनिष्क। कनिष्क की उपाधियां समझिए पहले तो। कनिष्क को देवपुत्र, स्वर्गपुत्र और शाहानुशाही कहा जाता है। शाहानुशाही कनिष्क से संबंधित है, और यह समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है कि शाहानुशाही जो है वो एक कुषाण वंश के शासक कनिष्क की उपाधि है। इसके बाद कनिष्क ने 78 ईस्वी में, कनिष्क जो 78 ईस्वी है ये दो कारणों से प्रसिद्ध है। पहला कारण, कनिष्क ने भारत में आके 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया और एक शक संवत चलवाया। शक संवत जो चलवाया, जो 78 ईस्वी में चला, समझिएगा 78 ईस्वी में चला, जिसको भारत सरकार ने, इसलिए कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अब समझिए 78 ईस्वी किसके उपलक्ष्य में चली? कनिष्क ने चलाया। किसके उपलक्ष्य में? अपने राज्याभिषेक 78 ईस्वी में किया, और एक शक संवत चलवाया 78 ईस्वी में, जिसको भारत सरकार आज भी अपने कैलेंडर में प्रयोग करती है। इसके बाद इसने बौद्ध धर्म का खुले हृदय से स्वागत किया, उसको संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म को खुले हृदय से स्वागत किया, उसका संरक्षण किया, संपोषण किया इसने। और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन होता है कश्मीर के कुंडलवन में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र करते हैं। और चौथी बौद्ध संगीत का उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों पे, बौद्ध धर्म पे टीकाएं लिखनी थी। बौद्ध ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई जो विभाष शास्त्र कहलाए। चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म पर, बौद्ध ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई जो विभाष शास्त्र कहलाई। और बौद्ध धर्म, चौथी बौद्ध संगीत जो कि कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई, उस संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय, हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हुआ। पॉइंट पूछा गया है कि हीनयान और महायान संप्रदाय का उदय कब हुआ? चौथी बौद्ध संगीत में हुआ। किसके समय हुआ? कुषाण वंश में हुआ। किसके शासक के समय? कनिष्क के समय। महायान जो संप्रदाय था उसका उदय कुषाण साम्राज्य, कुषाण राज्य में, कुषाण वंश में माना जाता है। तो बौद्ध धर्म दो संप्रदाय, हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। इसके बाद कनिष्क ने क्या कहते हैं, कश्मीर पर आक्रमण करके वहां पे अपना आधिपत्य जमाया और कनिष्कपुर नाम के नगर का निर्माण कराया। इसके बाद कनिष्क ने चीनी शासक पांचाओ से युद्ध किया। समझिएगा, किस कुषाण शासक ने चीन के शासक से, सम्राट से युद्ध किया था? तो कनिष्क ने चीन के शासक पांचाओ से युद्ध किया, जिसमें पहली बार युद्ध में कनिष्क पराजित होता है, फिर दोबारा युद्ध होता है जिसमें कनिष्क की विजय होती है, पांचाओ पराजित होता है। चीनी शासक पांचाओ को पराजित करता है, तो दो बार युद्ध होता है पांचाओ से। चीन के शासक पांचाओ से दो बार युद्ध करता है कनिष्क। पहली बार में कनिष्क पराजित होता है, दूसरी बार कनिष्क की जीत होती है। इसके बाद
कश्मीर को बताया जीत कर उसमें कनिष्कपुर नाम का नगर बसाता और कासगढ़ यासकंद और खोतान पर भी अपना आधिपत्य जमाता है। जब यहाँ पे अधिकार हो जाने के बाद फिर ये पेशावर में एक बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहार का निर्माण करता है और वहां पे गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों को संरक्षित करता है। कहाँ? पेशावर में एक बौद्ध स्तूप और एक बौद्ध विहार का निर्माण करता है और वहां पे गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों को संरक्षित करता है। यहाँ पे हुए उत्खनन से बुद्ध की मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति, इंद्र की मूर्ति और कनिष्क की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये 4 मूर्ति, बुद्ध, ब्रह्मा और इंद्र और कनिष्क की मूर्ति पेशावर में जो बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार का निर्माण हुआ, उत्खनन होने पर यहाँ से बुद्ध, ब्रह्मा, इंद्र और कनिष्क की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद बोगरा के महास्थान में एक कनिष्क की सोए मुद्रा में पाई गई खड़ी प्रतिमा प्राप्त हुई है। सोए मुद्रा में, सोने की मुद्रा पे एक खड़ी प्रतिमा कहां से मिली है? बोगरा के महास्थान से प्राप्त हुई है। और मथुरा में क्या कहते हैं, मथुरा में उत्खनन हुआ है, मथुरा में उत्खनन से कनिष्क की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। और जो मथुरा से जो कनिष्क की जो मूर्ति मिली है, मथुरा में हुए उत्खनन से जो कनिष्क की मूर्ति मिली है, वो घुटने तक, उसमें बताया गया कि घुटने तक चोंगा पहने हुए और बूट वाले जूते, चमड़े के, पैरों में बूट वाले चमड़े के जूते पहने हुए था। ये मूर्ति मथुरा से मिली। कहां से मिली? पॉइंट ये यूपीएससी में पूछा गया था कि मथुरा में उत्खनन हुए, मथुरा से जो उत्खनन हुआ वहां पे एक मूर्ति प्राप्त हुई, वो किस शासक की? जो घुटनों तक चोंगा और पैरों में भारी जूते पहने हुए है, वो किस शासक की है? तो कनिष्क की थी। कनिष्क की मूर्ति मिली है जो घुटनों तक चोंगा और पैरों में भारी जूते पहने हुए, और भारी जूते, बूट वाले जूते पहने हुए। तो इस प्रकार भारत में चमड़े का प्रयोग है, चमड़े के जूते या बूट का प्रयोग सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? कनिष्क ने किया था। किस वंश के? कुषाण वंश के शासकों ने किया था। भारत में चमड़े का प्रयोग है, बूट वाले जूतों का प्रयोग किस वंश के शासकों ने किया था? कुषाण वंश के शासकों ने किया था। कनिष्क की मूर्ति मथुरा से उत्खनन में प्राप्त हुई है। इसके बाद कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किया, पाटलिपुत्र पटना पर आक्रमण किया और वहां से बौद्ध विद्वान अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षा पात्र भी प्राप्त किया इसने। फिर इसके बाद पश्चिम के लोगों को, कनिष्क कहां से आए थे? पश्चिम, कुषाण पश्चिम से आए थे, चीन से आए थे। पश्चिम के लोगों को क्या कहते हैं? भारतीय गोल मिर्च, भारत की जो गोल मिर्च थी उसे वो बहुत पसंद आई और उसका नाम, गोल मिर्च का नाम यवनप्री रख दिया। यवनप्री, क्योंकि चीन यमन से ही उधर से जुड़े हुए तो उसको यवनप्री, संस्कृत में नाम यवनप्री रखा। इसके बाद कनिष्क के समय भारत में, जहां इसमें पॉइंट नहीं लिखा, पॉइंट को नोटिस करते जाइएगा साथ में। कनिष्क के समय भारत में 2 कला शैली, 2 नवीन कला शैली का जन्म हुआ। 2 नवीन कला शैली का जन्म हुआ। पहली गांधार कला शैली, दूसरी मथुरा कला शैली। महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट से पूरे हाईलाइट होंगे। मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली समझिएगा। बात करेंगे पहली गांधार कला शैली। गांधार कला शैली आपकी यूनानी लिपि थी, पश्चिम की लिपि थी और इसको इंडो ग्रीक लिपि के नाम से भी जाना जाता है। गांधार कला शैली को इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता है। और ये गांधार कला शैली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये गांधार क्षेत्र पे उत्पन्न हुई थी, क्योंकि गांधार अफगानिस्तान पश्चिम की तरफ है, तो इसलिए इसको गांधार कला शैली नाम दिया गया और इंडो ग्रीक शैली कहा गया। और ये इस गांधार कला शैली में जो मूर्तियों का निर्माण होता था वो काले स्लेटी पाषाण से मूर्ति बनाई जाती थी। गांधार कला, पॉइंट है एग्जाम पॉइंट, यूपीएससी में पूछा गया ये आईएएस में। गांधार कला शैली का जो मूर्तियों का निर्माण होता था वो काले स्लेटी पाषाण से होता था और इसमें क्या कहते हैं, यूनानी देवता अपोलो की नकल मानी जाती थी। अब बात करो मथुरा कला शैली, समझिएगा अंतर क्या है दोनों में। गांधार कला शैली में काले स्लेटी पाषाण से मूर्ति बनती थी, मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर से मूर्तियों का निर्माण होता था। ये दोनों में अंतर है। गांधार कला शैली में काले स्लेटी पाषाण से मूर्ति बनती थी, मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर से मूर्ति का निर्माण होता था। और गौतम बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति का निर्माण, पॉइंट है बहुत पूछा गया, गौतम बुद्ध की मूर्ति का सर्वप्रथम निर्माण मथुरा कला शैली के अंतर्गत किया गया था। मथुरा कला शैली के अंतर्गत गौतम बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति का निर्माण किया गया था। दूसरा एग्जाम पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा, मिस हो गया। गांधार कला शैली को हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है। गांधार कला शैली को हेलेनिस्टिक आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बता दिया गौतम बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा कला शैली से किया गया था और
पहली प्रतिमा थी जो मथुरा कला शैली के अंतर्गत गौतम बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया था। इसके बाद पेशावर में एक टावर का निर्माण कराया गया था। 400 फीट का ऊंचा 400 फीट ऊंचा टावर का निर्माण कराया गया था। एक संगाराम का निर्माण कराया था कनिष्क ने। उसका वास्तुकार अंगिरस था। उसका वास्तुकार अंगिरस। इसके बाद कनिष्क ने रोम के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, क्योंकि पहले भी थे। तो कनिष्क के समय जो एक सिल्क मार्ग का निर्माण हुआ, सिल्क मार्ग इसने खोजा। भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध फले फूले विकसित हो, उसके उस संबंध में इसने सिल्क मार्ग की स्थापना की। सिल्क मार्ग कैस्पियन सागर से होकर जाता था और एक मार्ग लाल सागर से होकर जाता था। लेकिन जो सिल्क मार्ग था वो किसके बीच व्यापारिक संबंध था? भारत और रोम के बीच। सिल्क मार्ग बनाया किसने? कनिष्क ने बनाया। किस उद्देश्य से? व्यापारिक उद्देश्य से। किसके बीच? भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध फले फूले विकसित हो, उसके कारण एक सिल्क मार्ग की स्थापना की क्या कहते हैं? कनिष्क ने। कनिष्क के राज दरबार में बौद्ध विद्वान अश्वघोष, नागार्जुन और क्या कहते हैं चरक चिकित्सक, ये कनिष्क के राज दरबार में थे। चरक चिकित्सक थे। बौद्ध विद्वान अश्वघोष और नागार्जुन कनिष्क के राज दरबार में थे। तो ये आपके कनिष्क हो गए एग्जाम पॉइंट्स। कनिष्क से संबंधित एग्जाम पॉइंट डिस्कस कर लिए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला शासक वशिष्ठ होता है। वशिष्ठ को राज तरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्लड़ की। कल्लड़ की राज तरंगिणी में वशिष्ठ को जुक्स कहा गया है। ये पॉइंट आपका अभी हाल ही की परीक्षा में पिछले साल की 23 में परीक्षा में पूछा गया है। हुविक्स, अगला शासक हुविक्स होता है, कुषाण वंश का शासक होता है। और चतुर्भुजी विष्णु के चित्र किसके सिक्के पर अंकित थे? तो हुविक्स ने जो सिक्के चलाए थे उस सिक्के में विष्णु के चतुर्भुजी आकार के रूप में चित्र अंकित किया गया। समझिए, चतुर्भुजी आकार में विष्णु का चित्र अंकित किसके सिक्कों में हुआ है? हुविक्स के सिक्कों में हुआ है। अगला शासक कनिष्क द्वितीय, वासुदेव प्रथम, फिर कनिष्क तृतीय और वासुदेव द्वितीय। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय होता है, जिसको ईरान की ससानी वंश की शक्तियों ने जड़ से उखाड़, इसकी हत्या की, कत्ल किया और कुषाण वंश सत्ता पूरी जड़ से उखाड़ दी, खत्म कर दी। तो ये आपका कुषाण हो गया। पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। जो भी एग्जाम पॉइंट से उनको भी हाईलाइट करते चलिएगा। एग्जाम पॉइंट करके हाईलाइट कीजिएगा। वो परीक्षा देने से पहले उन पॉइंट को, एग्जाम पॉइंट से जो पॉइंट बता रहा हूं उनको देख कर जाएं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद सभी को।